हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और दोस्तों आप अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज की यह वीडियो टॉप 30 क्वेश्चनों के साथ आपके समक्ष हाजिर है। अगर आपने इसे पूरा वॉच कर लिया तो मुझे उम्मीद है गणित पैडागॉजी का एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है एग्जाम में। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। अगर हम ऑप्शन को देखें तो ए ऑप्शन कह रहा है योग, भाग, परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना। बी कह रहा है परिकलन, गणना करना और समीकरण बनाना। सी कह रहा है योग गुणा भिन्नों का दशमलव में बदलना और सम आकृतियों की रचना करना। और डी कह रहा है योग, मिलन, गुणा और भाग। तो दोस्तों अगर हम अंक गणित की बात करें तो अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित में बहुत ही अंतर होता है। और अंक गणित मूलभूत संक्रियाएं कितनी होती है तो अंक गणित की मूलभूत संक्रियाएं 4 होती हैं। हम पहले क्षेत्रफल को नहीं ज्ञात करते हैं, समीकरण नहीं बनाते हैं और भिन्नों का दशमलव में बदलना नहीं सीखते हैं। हमको आना चाहिए सबसे पहले योग, मिलन, गुणा और भाग। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मिलन का क्या अर्थ होता है? मिलन का अर्थ होता है घटाना। तो पहले हमको गुणा, भाग, जोड़, घटाना ये सभी चीजें आनी चाहिए, तभी जाकर हम आगे क्षेत्रफल हो, समीकरण हो, भिन्नों को दशमलव में बदलना हो, ये सभी चीजें कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है। दोस्तों यहाँ पर खुला अंत और बंद अंत इसके बारे में समझना जरूरी है। खुला अंत वाला प्रश्न वो होता है जिसके कि एक सवाल के कई उत्तर होते हैं। लेकिन अगर बंद अंत वाले प्रश्न को देखें तो एक सवाल का मात्र एक ही उत्तर होता है, उसका अन्य उत्तर कोई नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन को हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे। बी कह रहा है कोई 2 संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 45 हो। तीसरा ऑप्शन कह रहा है संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार 15 का मान ज्ञात कीजिए। और डी कह रहा है 15 गुणा 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों खुला अंत वाला प्रश्न की अगर हम बात करें तो जैसे कि अगर 30 यहाँ पर लिखा है, बच्चों को अगर दिखाया गया कि यहाँ पर 30 लिखा है तो आप किन किन गुणा से आप इसको हल कर सकते हो कि 30 ही आए। तो कोई बच्चा कहेगा कि आप इसको 10 इंटू 3 कर सकते हो, कोई बच्चा कहेगा 6 इंटू 5 लिख सकते हो, कोई बच्चा कहेगा 5 इंटू 6 कर सकते हो। तो इसका मतलब है कि यह कई तरीके से इसको लाया जा सकता है, 30 को कई तरीके से लाया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन को अगर देखा जाए तो यही सही हो जाएगा, क्योंकि आप अगर 45 है तो 45 को आप चाहे 9 इंटू 5 करो, आप चाहे इसे 5 इंटू 9 करें, और चाहे इसको आप 3 इंटू 15 करें, चाहे इसको 15 इंटू 3 करें। तो इन सभी चीज़ों से आप 45 को ला सकते हैं। तो यही आपका बेस्ट ऑप्शन है और यही आपका सही उत्तर है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न कह रहा है निम्न में से क्या गणित की प्रकृति है। ए ऑप्शन कह रहा है यह आलंकारिक है। बी कह रहा है यह तार्किक है। सी कह रहा है यह कठिन है। और डी कह रहा है यह सामान्य लोगों के लिए नहीं है। तो गणित की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों? गणित की प्रकृति तार्किक होती है, तर्क पर आधारित होती है, इसलिए आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न कह रहा है निम्न में से किसने कहा है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। आपके ऑप्शन है स्किनर, हामवेन, लॉक, बेंजामिन पार्क। तो यहाँ पर दोस्तों किसने कहा है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, तो यह कथन कहा है बेंजामिन पार्क यानी पियर्स ने। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्होंने कहा था कि गणित जो होता है वह तर्क पर आधारित होता है,
आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न कह रहा है व्यवहारिक गणित का भाग है। आपके ऑप्शन है संख्याओं का हिसाब लगाना, जोड़ बाकी करना, समीकरण को हल करना या बैंकों की प्रणालियों की जांच करना। तो दोस्तों जो सीटेट था उसने ऑप्शन डी को सही किया था कि बैंकों की प्रणाली को जांच करना, बैंकों की कार्य प्रणाली को जांच करना व्यवहारिक गणित का भाग है। लेकिन जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जोड़ बाकी करना, क्योंकि दोस्तों जोड़ करना, घटाना करना ये सभी व्यवहारिक गणित के अंतर्गत आती हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न कह रहा है गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन सा एक महत्व नहीं है। तो दोस्तों ये निगेटिव पॉइंट है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। आपके ऑप्शन हैं नवीन विचारों की जानकारी देना, बी कह रहा है अभ्यास हेतु, सी कह रहा है शारीरिक सुंदरता हेतु, डी कह रहा है शिक्षण सामग्री के रूप में। तो दोस्तों यहाँ पर गणित शिक्षण की बात करें तो नवीन विचारों की जानकारी देना ये भी महत्व इसका होता है, अभ्यास के लिए भी यह महत्वपूर्ण है, लेकिन यह इसमें शारीरिक सुंदरता का कोई काम नहीं है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न कह रहा है निम्न में से क्या एक गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व नहीं है। यहाँ भी दोस्तों निगेटिव पॉइंट है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ए ऑप्शन कह रहा है निपुणता प्राप्त करने के लिए, बी कह रहा है कुशलता प्राप्त करने के लिए, सी कह रहा है आत्मविश्वास के विकास हेतु और डी कह रहा है व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करने के लिए। तो गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व यह नहीं है कि आप गणित को जो पढ़ा रहे हो उसका जो है व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करने के लिए ही आप उसका प्रयोग कर रहे हो। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा। गणित जो पढ़ाया जाता है वो व्यवसाय करने के लिए नहीं पढ़ाया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग कर चार भुजाओं के बहुभुज की आकृति में परिवर्तन को प्रदर्शित करने के लिए किया जा सकता है। तो दोस्तों अगर हम ऑप्शन को देखें तो ए ऑप्शन कह रहा है ग्राफ पेपर, बी कह रहा है जियो बोर्ड, सी कह रहा है कैलकुलेटर और डी कह रहा है स्केल। तो दोस्तों अगर हम चार भुजाओं के बहुभुज की आकृति में परिवर्तन करने को प्रदर्शित किया जा सकता है तो वह किसके द्वारा किया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर आप ए ऑप्शन को देखेंगे तो ग्राफ पेपर लिखा है। ग्राफ पेपर का अगर मैं बताऊं तो ग्राफ पेपर इस तरीके से होता है जिसमें ऐसे लाइनें बनी होती हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी आपका आयत बन सकता है और वर्ग बन सकता है, ये सभी चीज़ें इसमें बन सकती हैं। वहीं पर अगर हम जियो बोर्ड की बात करें तो जियो बोर्ड भी इसी तरीके का होता है। इसमें छोटी छोटी यहाँ पर कीलियाँ लगाई गई होती हैं और इसको जो है रबड़ के माध्यम से इसको यहाँ पर फंसा करके आयत बनाया जाता है, वर्ग बनाया जाता है, आकृतियाँ बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों और स्केल को अगर देखें तो स्केल से भी आकृतियाँ बनाई जाती हैं। इसका मतलब आपका ए, बी और डी, ए बी डी यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक गतिशील सक्रिय गणित सॉफ्टवेयर है जो ज्यामिति, बीजगणित, स्प्रेडशीट, रेखांकन, सांख्यिकी और कैलकुलस एक साथ उपयोग करने हेतु आसान पैकेज में आता है। आपके ऑप्शन है जियोजेब्रा, पैटर्न शेप्स, जियोमेट्री पैड और स्प्लैश। तो दोस्तों कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जियोजेब्रा जो होता है आपका यहाँ पर ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही हो जाएगा। जियोजेब्रा क्या होता है, यह एक कंप्यूटर फोन आधारित सॉफ्टवेयर होता है जिस पर जियोमेट्रिकल शेप का ज्ञान दिया जाता है और इसमें 2D आकृति भी बनाई जाती है और 3D आकृति भी बनाई जाती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न कह रहा है दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग गणित शिक्षण अधिगम के साधनों के रूप में किया जा सकता है।
आपके ऑप्शन हैं जियो बोर्ड, जियो जेब्रा, गिनतारा, ग्राफिक कैलकुलेटर। तो दोस्तों जो बच्चे दृष्टिबाधित हैं, जिन बच्चों को आंखों में प्रॉब्लम है, दिखाई नहीं देता है, किस तरह से अपना प्रयोग गणित शिक्षण माध्यम के साधनों के रूप में कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा जियो बोर्ड द्वारा, और यहाँ पर आपका सी ऑप्शन भी सही हो जाएगा गिनतारा द्वारा। गिनतारा में क्या होता है दोस्तों, ऐसे लाइनें बनी होती हैं, उसमें मोतियाँ लगी होती हैं, तो बच्चे इसको इधर उधर करके इसमें अपना सीखते हैं। तो यहाँ पर आपका ए और सी विकल्प ही सही हो जाएगा, जो कि आपका बी विकल्प में दिया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पनाओं को डीन्स ब्लॉक के उपयोग द्वारा पढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम ऑप्शन ए को देखें तो ए कह रहा है योग स्थानीय मान व्यवकलन, बी कह रहा है योग स्थानीय मान भिन्न, सी कह रहा है योग व्यवकलन आयतन, और डी कह रहा है स्थानीय मान भिन्न आकृतियां। तो दोस्तों डीन्स ब्लॉक के द्वारा पढ़ाया जा सकता है योग स्थानीय मान व व्यवकलन। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों व्यवकलन का मतलब होता है घटाना। डीन्स ब्लॉक से अमूर्त विचार की समझ भी विकसित होती है, ये भी आप याद रखिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न कह रहा है एनसीएफ यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए। आपके ऑप्शन हैं बालक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, पाठ्यपुस्तक आधारित, ये सभी। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए बालक केंद्रित। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न कह रहा है गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है, यह कथन गणित की किस प्रकृति की ओर इंगित करता है। ए ऑप्शन कह रहा है कठिन, बी कह रहा है अलंकारिक, सी कह रहा है तार्किक, और डी कह रहा है आलोचनात्मक। तो दोस्तों गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है, यह गणित की तार्किक प्रकृति की ओर इंगित करता है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है गणित सभी विज्ञानों का सिंहद्वार और कुंजी है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में ट्रेंड होता रहता है। किसने कहा है कि गणित सभी विज्ञानों का सिंहद्वार और कुंजी है। आपके ऑप्शन हैं रोजर बेकन, डटन, हागवेन, पी सैमुअल। तो दोस्तों गणित सभी विज्ञानों का सिंहद्वार और कुंजी है, यह कहा है रोजर बेकन ने। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न कह रहा है वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध ज्ञात करने हेतु किस विधि का प्रयोग उपयुक्त है। दोस्तों जैसे यहाँ पर एक वृत्त हो गया और परिधि होती है, इसके चारों ओर की जो रास्ते होते हैं इसे परिधि कहा जाता है। और अगर हम व्यास की बात करें तो यहाँ से अगर हम लाइन एक बना देते हैं तो ये व्यास हो जाता है, इसको अगर हम बांट देते हैं तो ये व्यास हो गया। तो इसके संबंध को ज्ञात करने हेतु किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि दोस्तों अगर हमें संबंध ज्ञात करना है वृत्त की परिधि और व्यास में तो हमें खोज की तरफ जाना पड़ता है, प्रयोग करना पड़ता है, इसलिए आपका प्रयोगशाला विधि सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न कह रहा है माध्यमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण विधि है। आपके ऑप्शन है प्रायोगिक विधि, विश्लेषण व संश्लेषण विधि, आगमन निगमन विधि, उपर्युक्त सभी। तो माध्यमिक स्तर पर जो चीजें सीखने के लिए होती हैं दोस्तों तो वह होती है व्याख्यात्मक, इसलिए यहाँ पर आपका आगमन निगमन विधि सही हो जाएगा। सी ऑप्शन। आगमन चलता है आपका एग्जाम्पल से, आगमन चलता है एग्जाम्पल से रूल की तरफ और निगमन विधि चलती है रूल से एग्जाम्पल की तरफ। ये फैक्ट, ये आप सभी याद रखिए फैक्ट। और इसके जनक की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसके जनक, आगमन निगमन के जनक अरस्तु साहब हैं।
आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है हासिल का या हाथ का लगा संप्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम देने वाला कौन था? आपके ऑप्शन है भास्कर, ब्रह्मगुप्त, श्रीधर, आर्यभट्ट। तो दोस्तों हासिल का लगा किसे कहा जाता है? जैसे यहाँ पर हमने 12 लिख दिया, यहाँ पर हमने 18 लिख दिया, तो अगर हम इसको जोड़ करेंगे तो 8 2 10 हो जाएगा, यहाँ पर 0। जो 1 है इसे कहा जाता है हाथ का लगा या हासिल लगा, तो 2 हो गया और 1 3 हो जाएगा। तो ये जो है 1 जो आता है ये हाथ लगा या, तो दोस्तों हासिल का या हाथ का लगा संप्रत्यय देने वाले सर्वप्रथम कौन थे? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, श्रीधर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है एक अध्यापक गणित शिक्षण में अवरोही क्रम का अनुसरण कर रहा है, वह किस विधि से प्रेरित है? अगर दोस्तों हम ऑप्शन को देखें तो ए ऑप्शन कह रहा है प्रयोगशाला विधि, बी कह रहा है आगमन विधि, सी कह रहा है निगमन विधि और डी कह रहा है संश्लेषण विधि। तो दोस्तों एक अध्यापक गणित शिक्षण में अवरोही क्रम का अनुसरण कर रहा है तो वह निगमन विधि से प्रेरित है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निगमन विधि चलती है रूल से एग्जाम्पल की तरफ, तो ये आप सभी याद रखिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न कह रहा है इकाई उपागम किस शिक्षाविद ने किया? आपके ऑप्शन है एचिसन ने, मॉरिसन ने, रॉबर्ट बुश ने, एलन ने। तो इकाई उपागम का किस शिक्षाविद ने इकाई उपागम को दिया है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मॉरिसन ने। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न कह रहा है नेत्रहीन छात्रों के लिए ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किसने किया? आपके ऑप्शन है रॉबर्ट ब्रेल ने, लुई ब्रेल ने, फ्रेड ब्रेल ने या एलन ने। तो जो छात्र नेत्रहीन हैं, जो नहीं देख सकते हैं, उनके लिए ब्रेल लिपि का प्रतिपादन करने वाले थे लुई ब्रेल। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों? तो ये रहने वाले थे फ्रांस के, और इन्होंने जो ब्रेल लिपि का आविष्कार किया है वह आधारित है 6 बिंदुओं पर। ये उखड़े हुए बिंदु रहते हैं, उभरे हुए बिंदु रहते हैं, इनको छूकर बच्चे अपनी पढ़ाई करते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न कह रहा है समस्या समाधान विधि का सोपान है। आपके ऑप्शन है सूचनाओं का संग्रहण, समस्या की प्रकृति निर्धारण, सी कह रहा है निष्कर्ष निकालना और डी कह रहा है आंकड़ों को संगठित करना। तो समस्या समाधान विधि का सोपान है निष्कर्ष निकालना। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों समस्या है तो उसका निदान करना जरूरी होता है, उसका निष्कर्ष निकालना जरूरी होता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न कह रहा है चिंता, बोध, तर्कशक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय है। आपके ऑप्शन है भूगोल, गणित, सामाजिक विज्ञान, भाषा। तो दोस्तों जो चिंता, तर्क और बोध शक्ति में, तर्क शक्ति में और विश्लेषण की क्षमता को बढ़ाने वाला विषय जो होता है वह होता है गणित। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया गया है। आपके ऑप्शन है बेकन द्वारा, शल्टन द्वारा, ब्लूम द्वारा, कामेर द्वारा। तो दोस्तों शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया गया है। मनोविज्ञान में शिक्षण में प्रतिपादन हुआ था वर्गीकरण का। वर्गीकरण को टेक्सोनॉमी कहा जाता है, टेक्सोनॉमी का सिद्धांत कहा जाता है। और दोस्तों यह प्रतिपादित किसके द्वारा हुआ था? तो यह हुआ था ब्लूम द्वारा। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न कह रहा है ब्लूम टेक्सोनॉमी का अंग नहीं है। आपके ऑप्शन है समझ, बुद्धि, प्रयोग, ज्ञान। तो दोस्तों ब्लूम टेक्सोनॉमी का अंग नहीं है बुद्धि। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 25वां प्रश्न कह रहा है गणितीय अवधारणाओं को पढ़ाते हुए दृश्य हस्त कौशल सामग्री का प्रयोग रिक्त स्थान की ओर बढ़ने में सहायक है। आपके ऑप्शन है जटिल से सरल अवधारणाओं, मूर्त से अमूर्त अवधारणाओं, सी कह रहा है औपचारिक से अनौपचारिक कलन विधियों,
डी कह रहा है अमूर्त से मूर्त अवधारणाओं। दोस्तों, दृश्य हस्त कौशल सामग्री का प्रयोग की ओर बढ़ने में सहायक है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मूर्त से अमूर्त अवधारणाओं की ओर बढ़ने में सहायक है। बच्चा कोई चीज जो देखा हो उसके जीवन से जो जुड़ा हो, वहाँ से जो चीज नहीं देखा हो उसका ज्ञान कराना, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है गणित में समस्या समाधान की युक्तियों में सम्मिलित है। आपके ऑप्शन है अंतर्ज्ञान और प्रयोग, कंठस्थ करना और प्रक्रियात्मक प्रवाह, सी कह रहा है अवलोकन और प्रयोग, डी कह रहा है तर्कणा और पैटर्न बनाना। तो गणित में समस्या समाधान की युक्तियों में सम्मिलित है दोस्तों, आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, तर्कणा और पैटर्न बनाना। अगर दोस्तों किसी सवाल को हल करना हो तो उसके लिए कौन सा फार्मूला काम करेगा, इसका विचार दिमाग में आएगा, दिमाग तर्क करना शुरू कर देगा। तो किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए तर्क और पैटर्न बनाना, ये सब युक्तियां सम्मिलित होती हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चे गणित में आनंद लें इसलिए क्या करना चाहिए। आपके ऑप्शन है प्रत्येक पाठ में अभ्यास के लिए अतिरिक्त प्रश्न सम्मिलित करना चाहिए, बी कह रहा है छात्रों को प्रत्येक इकाई के अंत में दिए गए अभ्यासों को हल करना चाहिए, सी कह रहा है गणित के आकलन में कठिन विषयों को सम्मिलित नहीं करना चाहिए, और डी कह रहा है छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभव में गणित की पाठ्य पुस्तकों में होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 क्या कहती है, वह कहती है कि छात्रों के दैनिक जीवन का अनुभव गणित की पाठ्य पुस्तकों में होना जरूरी है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 28वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सहकर्मी मूल्यांकन के लिए सही है। दोस्तों, सहकर्मी मूल्यांकन क्या होता है इसको समझना जरूरी है। जैसे जब कई बच्चे एक साथ पढ़ रहे होते हैं और एक साथ मिलकर अपने बारे में जानना चाहते हैं कि क्या उनकी रुचियां हैं, क्या उनके दृष्टिकोण है, तो इसे कहते हैं सहकर्मी मूल्यांकन। तो इसके लिए क्या सही है, आपके ऑप्शन है इसमें छात्रों का आकलन करना और उनके साथियों के काम पर प्रतिक्रिया करना या प्रतिक्रिया प्रदान करना शामिल है। जैसे बच्चे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं, रिएक्शन भी दे रहे हैं, यानी तुलना करना कि किसके कितने नंबर आए। बी कह रहा है यह जोड़े या समूहों में नहीं किया जा सकता, सी कह रहा है यह योगात्मक मूल्यांकन का एक उपकरण है, डी कह रहा है यह सीखने रुचियों और दृष्टिकोण के बच्चे के स्वयं के आकलन को संदर्भित करता है। तो यहाँ पर दोस्तों सहकर्मी मूल्यांकन के लिए क्या सही है, ये आपका डी ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा। यह सीखने रुचियों और दृष्टिकोण के बच्चे के स्वयं के आकलन को संदर्भित करता है। क्योंकि दोस्तों जब बच्चा खुद के बारे में आकलन कर रहा होता है, बच्चे की क्या रुचि है, किसमें है, कितना है और कितना सीखना है या कितना सीख रहा है, ये सभी चीजें इसमें शामिल होती हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए एक उपयुक्त मूल्यांकन पद्धति नहीं है। यहाँ पर दोस्तों निगेटिव पूछा गया है। आपके ऑप्शन है तथ्यों और सूत्रों को याद करने पर आधारित एक शिक्षण, बी कह रहा है बच्चों को सीखने के स्तर के अनुसार व्यक्तिपरक परीक्षा, सी कह रहा है मूल्यांकन के लिए ICT आधारित उपकरणों का प्रयोग करना, और डी कह रहा है अवधारणा मानचित्रों का प्रयोग करना। तो दोस्तों यहाँ पर प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए, जो बच्चा छोटा है, प्राइमरी में पढ़ रहा है, उनके लिए क्या पद्धति सही नहीं है इसमें, तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, तथ्यों और सूत्रों को याद करने पर आधारित एक शिक्षण। क्योंकि दोस्तों बच्चों को कितना वो सीख रहे हैं, करके सीखते हैं, तो वो अस्थायी रूप से ज्ञान ले पाते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लास्ट प्रश्न कह रहा है प्राथमिक स्तर पर गणित में रचनात्मक मूल्यांकन शामिल है। दोस्तों यहाँ पर रचनात्मक मूल्यांकन दिया गया है, आइए थोड़ा इसको भी समझते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन में क्या होता है
कि सीखने के लिए यह आकलन होता है, इसमें सुधार करना इसका उद्देश्य होता है, इसमें कोई नंबर, इसमें रचनात्मक मूल्यांकन में कोई नंबर नहीं दिया जाता है, केवल उसमें सुधार करना होता है। और यह वर्ष में 4 बार रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। और दोस्तों वहीं पर एक होता है योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन के बारे में भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। योगात्मक मूल्यांकन जो होता है यह लास्ट में होता है, हार नहीं होता है, इसमें केवल पास या फेल बताया जाता है, इसमें केवल पास या फेल बताया जाता है, इसमें कोई सुधार नहीं होता है। और यह वर्ष में कितनी बार होता है, तो यह वर्ष में 2 बार इसका मूल्यांकन होता है। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, अगर ऑप्शन के हिसाब से हम देखें तो प्राथमिक स्तर पर गणित में रचनात्मक मूल्यांकन शामिल है। ए ऑप्शन कह रहा है गणित में सामान्य त्रुटि पर पहचान, बी कह रहा है गणित सीखने में अंतराल की पहचान और शिक्षा शास्त्र में सुधार, सी कह रहा है छात्रों को ग्रेडिंग और रैंकिंग, और डी कह रहा है परीक्षण प्रक्रियात्मक ज्ञान। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गणित सीखने में अंतराल की पहचान और शिक्षा शास्त्र में सुधार, क्योंकि दोस्तों सुधार रचनात्मक मूल्यांकन में किया जाता है। अगर दोस्तों यहाँ पर रचनात्मक मूल्यांकन की जगह योगात्मक मूल्यांकन दिया गया होता तो यहाँ पर आपका तब सी ऑप्शन सही होता कि छात्रों को ग्रेडिंग और रैंकिंग देने के लिए। तो दोस्तों आपको यह वीडियो आज की कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।